नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी जो सीरीज चल रही थी भारत का भूगोल, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य पर्वत। क्या मुख्य पर्वत? पर्वत पढ़ने से पहले हमने क्या किया था साथियों? पर्वत पढ़ने से पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य पठार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पठार पढ़े थे। अभी पठार और पर्वत के अंदर क्या कुछ अंतर होता है वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इससे पहले कौन कौन से पठार पढ़े थे मैं आपको एक बार उनका बता देता हूँ। उसके बाद में प्रायद्वीप भारत के अंदर कौन कौन से पर्वत आते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने कौन कौन से पर्वत पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कहते किसे हैं? भारत भूमि का वह हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। दक्षिणतम हिस्सा है भारत का, आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत है जो भारत के भौतिक क्षेत्रफल का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा अंग है, भाग है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पर्वत भी आएंगे, कुछ नदियां भी आएंगी, कुछ पठार भी आएंगे। तो सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी वो की थी पर्वत से। पर्वत कौन कौन से पढ़े थे साथियों? एक नंबर पे जो हमने पर्वत पढ़ा था वो था मालवा का पठार। मालवा का पठार। मालवा का पठार मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो दो नंबर पे मैंने आपको करवाया था वो था बुंदेलखंड का पठार। कौन सा था? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का। तीन नंबर पे मैंने आपको करवाया था बुगेलखंड, या बघेलखंड इसको बोलते हैं, बघेलखंड का, ठीक है। इसके बाद में चार नंबर पे मैंने आपको कौन सा करवाया था साथियों? चार नंबर पे करवाया था मैंने आपको छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बाद में हमारी पांच नंबर के जो बारी आई थी, पांच नंबर की आई थी मेघालय का पठार। इसका मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के ऊपर मैंने आपको बताया था गारो खासी जयंती या तीन पहाड़ियां आपको बताया था, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेघालय का पठार को शिलांग का पठार भी कहा जाता है क्योंकि मेघालय की राजधानी शिलांग है, तो उस नजरिए से, ठीक है। इसके बाद में जो मैंने आपको करवाया था वो करवाया था दक्षिण का पठार। कौन सा? दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, ठीक है। और एक और किया था जिसका क्या नाम था? दंड्य कारण्य का पठार। दंड्य कारण्य का पठार, ये किया था ना। और आठ नंबर पे हमने किया था मारवाड़ का पठार। कौन सा था? मारवाड़ का पठार। मारवाड़ का पठार किया था साथियों, याद है ना आपको? मारवाड़ का पठार किया था। और नौ नंबर पे किया था मध्य भारत का पठार। कौन सा? मध्य भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की बात करें तो ये नौ पठार मैंने आपको करवाए थे। आज तक एग्जामों के अंदर इन्हीं नौ पठारों से क्वेश्चन आए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से अगर आए हैं तो। आज अभी देख लेना, प्रायद्वीपीय पठार कवर कर लिए। इसके बाद में आज बारी है प्रायद्वीपीय पर्वत की। पर्वत के ऊपर मैं आपको कितनी क्लास दूंगा? दो क्लास दूंगा। आज फर्स्ट क्लास है पर्वत के ऊपर, तो देखते हैं पर्वत के अंदर क्या कुछ है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पर्वत। पर्वत कहते किसे हैं? भूमि का वह भाग जो भूमि से कितने मीटर ऊंचा हो? 1000 मीटर ऊंचा, उसे क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। कितने मीटर ऊंचा हो? 1000 मीटर। और पठार किसको बोलते हैं? जो 600 मीटर ऊंचा और ऊपर से समतल हो। दोनों के अंदर अंतर पता है? पर्वत और पठार के अंदर दोनों प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर कौन कौन सी पर्वतमालाएं आ जाएंगी? जैसे एक हिमालय, हिमालय प्रायद्वीपीय भारत का पर्वत नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वो किसकी है? उत्तरी भारत की पर्वत श्रृंखला है। उसी प्रकार से देख लेना, एक आ जाएगा हमारा अरावली। कौन सा आ जाएगा? अरावली। राजस्थान के अंदर अरावली के बारे में आपको सुना ही होगा, ठीक है। दो नंबर पे आ जाएगा विंध्याचल। तीन नंबर पे पर्वत आ जाएगा, वो आ जाएगा तीन नंबर पे विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। पर्वतमाला कौन सी आ जाएगी? सतपुड़ा। चार नंबर पे अजंता बालघाट आ जाएगा। पांच नंबर पे आ जाएगा पूर्वी घाट। छह नंबर पे पश्चिमी घाट। सात नंबर पे नीलगिरी। और आठ नंबर पे अन्नामलाई। इन सभी का एक एक करके वर्णन मैं आपको बताऊंगा और सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आज जो शुरुआत करेंगे हम, आज इन तीनों को कवर करेंगे। किन किन को? अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा को। कहाँ पे है, कितना इनका क्षेत्रफल है, कौन सी इनकी ऊंची चोटी है, इन सब के बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। किसके बारे में साथियों? अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला को जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान के हम स्टूडेंट हैं, एक बात आपको पता है, तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, कोई भी विद्यार्थी है किसी भी कंपटीशन का है, अरावली पर्वतमाला के बारे में पता ही होगा, ठीक है। अरावली पर्वतमाला देख लेना।
अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली के मंजनू के टीले तक फैली हुई है। कहाँ पे है? गुजरात से तो शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? गुजरात से शुरू होगी और दिल्ली के अंदर मजनू के टीले तक फैली हुई है। ठीक है। इसका अधिकतर भाग है वो कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। देख लेना, जब पर्वत पढ़ेंगे ना तो पर्वत से ज्यादातर क्या हमें पर्वत किस राज्य के अंदर है, एक नंबर चीज तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस राज्य के अंदर फैला हुआ है। ठीक है। कितनी इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? और पर्वतमाला है कैसी है? मैंने आपको करवाया था ना, जब हिमालय पर्वतमाला खंड है या वलित है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अगर पर्वतों से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है साथियों? शुरू होती है ये गुजरात से। कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली के अंदर एक स्थान है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है मजनू का टीला। क्या बोला जाता है साथियों? मजनू का टीला नाम है, दिल्ली के अंदर वहां तक फैला हुआ है। ठीक है साथियों, कहाँ तक फैला हुआ है? ये दिल्ली से गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली के अंदर एक स्थान है मजनू का टीला, वहां तक फैली हुई है। कौन? अरावली पर्वतमाला। ठीक है। इसकी अधिकतर लंबाई, क्वेश्चन पूछा जाता है लंबाई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की औसतन जो लंबाई है साथियों कितनी है? 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की लंबाई। ये देख लेना, यह भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में फैली हुई है। आपको इन तीनों राज्यों के नाम पता होने चाहिए और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली का नाम पता होना चाहिए। ठीक है। गुजरात से शुरू होती है, गुजरात के बाद में राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाद में हरियाणा के अंदर और हरियाणा से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इसका एंड पॉइंट है, यानी खत्म हो जाता है दिल्ली के अंदर अरावली पर्वतमाला। ठीक है। किन किन राज्यों के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए राज्यों के अंदर फैली हुई है तो किन किन राज्यों के अंदर है? एक तो है राजस्थान। कहाँ पे है साथियों? एक तो है राजस्थान के अंदर। दूसरा, ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है गुजरात से। कहाँ से शुरू होती है साथियों? गुजरात से शुरू होती है। कहाँ से? गुजरात से शुरू होती है। गुजरात के बाद में ये एंटर करती है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के बाद में ये आगे चली जाती है हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। और एंड पॉइंट इसका कहाँ पे है साथियों? एंड पॉइंट है इसका दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। कौन सी जगह है? यहाँ से मजनू का टीला है एक जगह। कौन सी जगह है दिल्ली के अंदर? मजनू का टीला है। मजनू का टीला दिल्ली के अंदर एक स्थान है, वहां पे अरावली पर्वतमाला का अंतिम पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा हुआ है मजनू के टीले के ऊपर। ठीक है। तो इसीलिए ये दिल्ली के अंदर स्थान इंपॉर्टेंट है, मजनू का टीला। किन किन राज्यों के अंदर फैली हुई है आपको पता चल गया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। ठीक है। इसकी औसतन लंबाई की बात करें तो औसतन लंबाई कितनी है साथियों? औसतन लंबाई इसकी आ जाएगी 800 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी साथियों? 800 किलोमीटर आ जाएगी। ये लंबाई है, किलोमीटर के अंदर है, आपको पता होना चाहिए किसके अंदर है ये? किलोमीटर के अंदर है ये लंबाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखो, पर्वतमाला है ना, तो पर्वतमाला के ऊपर बहुत सी चोटियां होगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है साथियों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। राजस्थान के हम स्टूडेंट हो तो इतना तो पता ही होगा ना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है साथियों? गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों के अंदर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अंदर सबसे इसकी औसतन लंबाई 800 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ये देख लेना इंडियन मैप के अंदर, ये इंडिया का मैप है, आप सभी को पता है इंडिया का मैप। ठीक है। ये इंडिया का मैप है ना, इंडियन मैप के अंदर मैं आपको अरावली पर्वतमाला की लोकेशन बताता हूँ। इंडियन मैप के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप गए। ठीक है। यहाँ से शुरू होती है, ये तो आपको पता है ना, ये जो मैं रेड कलर से आपको टिक कर रहा हूँ, ये सारा का सारा क्षेत्र किसका है? ये सारा का सारा क्षेत्र है सर गुजरात का। किसका है? गुजरात का क्षेत्र है। किसका है? गुजरात का। ठीक है। गुजरात के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक कौन फैला हुआ है? ये यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है साथियों राजस्थान। कौन फैला हुआ है? राजस्थान। कौन है साथियों? राजस्थान। राजस्थान के बाद में ये जो क्षेत्र आ जाएगा, सॉरी, ये जो क्षेत्र आ जाएगा ये किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा हरियाणा का। ये क्षेत्र किसका आ जाएगा? हरियाणा का। किसका आ जाएगा साथियों? हरियाणा का। और हरियाणा के बिल्कुल इधर बगल के अंदर एक क्षेत्र है, क्या है? दिल्ली, जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है, आप सबको पता होगा। चार राज्य हैं। यहां से शुरू होती है गुजरात के।
ठीक है। कौन? अरावली पर्वतमाला, और ये फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। ये यहाँ से, यहाँ पर राजस्थान की बाउंड्री आ गई, राजस्थान के अंदर यहाँ से निकलती है और पूरे लगभग पूरे राजस्थान के अंदर फैली हुई है। ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से गुजरात के अंदर निकल जाती है, सॉरी हरियाणा के अंदर। यहाँ पे किसके अंदर चलेगी? हरियाणा के अंदर। हरियाणा से आगे किसके अंदर चलेगी? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मजनू का टीला एक जगह है, वहां पे जाके खत्म हो जाती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। कहाँ से शुरू हुई? ये हुई थी गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से शुरू हुई। गुजरात के बाद में राजस्थान के अंदर, राजस्थान से कहाँ पे चली गई? हरियाणा। हरियाणा के बाद में कहाँ पे चली गई? ये दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कौन सी जगह? मजनू का टीला नामक स्थान है एक, वहां पे जाके ये दी एंड हो जाती है। औसतन लंबाई इसकी 800 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई मैं आपको बताऊंगा कितनी है, आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों से ये निकलती है। गुरु शिखर की औसतन ऊंचाई कितनी है साथियों? 1722 मीटर। अभी कई बार इसकी फिट के अंदर भी आ जाती है, अभी कितने फिट है, तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिट निकल के सामने आ जाएंगे कितने फिट की है। ठीक है। जो माउंट आबू पर स्थित है, माउंट आबू के ऊपर स्थित है। कौन? इसकी सबसे ऊंची चोटी। माउंट आबू एक हिल स्टेशन ही है, यानी पर्यटक घूमने फिरने वाला स्थान भी है एक माउंट आबू। ठीक है। यह एक प्रकार का कौन सा पर्वत है? यह एक प्रकार का वलित पर्वत है। कौन सा है साथियों? वलित पर्वत है। मैंने जब आपको पर्वत करवाया था, हिमालय करवाया था, तो वलित पर्वत, खंड पर्वत, भ्रंश पर्वत, ये सारे के सारे मैंने आपको करवाए थे जब हिमालय की शुरुआत की थी। ठीक है। वलित पर्वत है। कौन? अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वत है। किस प्रकार का है? वलित पर्वत है। और भारत के भौतिक प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत है। भारत के भौतिक प्रदेश का क्या है? भारत के भौतिक प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत है। कौन? अरावली पर्वतमाला है जो भारत के भौतिक प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वतमाला क्या है? अरावली पर्वतमाला भारत के भौतिक प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है। यह राजस्थान के मैदान को दो भागों में विभाजित करता है। अब ये राजस्थान के मैदान को दो भागों के अंदर विभाजित कैसे करेगा साथियों? ये देख लेना, ये राजस्थान की बाउंड्री है यहाँ से लेके, ठीक है, ये राजस्थान है पूरा का पूरा, आपको पता है राजस्थान है, तो बिल्कुल राजस्थान के बीच में से निकल गई, तो एक भाग तो राजस्थान का ये तो हो जाएगा पूर्वी भाग। ठीक है, अरावली पर्वतमाला बीच से निकल गई, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है? ये राजस्थान के मैदानों को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली के पश्चिमी भाग में जो मैदान आते हैं वह शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान हैं। अरावली के पश्चिम में, यानी ये जो सारा का सारा क्षेत्र है ये किस प्रकार का है? ये एक तो शुष्क व अर्ध शुष्क, कौन सा है? शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार के मैदान है। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार के मैदान है। ठीक है, यानी कम उपजाऊ है। इन मैदानों के मुकाबले ये किस प्रकार के हैं? इन मैदानों के मुकाबले ये कम उपजाऊ मैदान हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है? और अरावली के पूर्व में जो मैदान आते हैं उन्हें उपजाऊ मैदान कहते हैं, जैसे जयपुर और उदयपुर के मैदान। यानी इस साइड पे जो मैदान आएंगे ना, अरावली के इस साइड पे मैदान आएंगे, ये कौन से हो जाएंगे? ये उपजाऊ मैदान हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? उपजाऊ मैदान हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जयपुर, उदयपुर। कौन सा? जयपुर और उदयपुर। आपको दो जिलों के नाम याद रख लेने हैं। ठीक है। अरावली पर्वतमाला के बारे में इतना कुछ बहुत है। क्या कुछ पढ़ा था अरावली पर्वतमाला के बारे में? कितने राज्यों के अंदर है? सबसे पहले पाई जाती है ये गुजरात के अंदर। गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से कहाँ पर चली जाती है? राजस्थान से ये चली जाती है, कहाँ से चली जाती है? ठीक है, कहाँ पे चली जाती है ये अरावली पर्वतमाला? गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान में, राजस्थान से हरियाणा में, हरियाणा से दिल्ली में, दिल्ली के अंदर मजनू का टीला एक स्थान है, वहां पे जाके क्या हो जाती है? वहां पे जाके ये खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में इसकी औसतन लंबाई की बात करें तो कितनी है? 800 किलोमीटर है औसतन लंबाई। कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी औसतन लंबाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू पर। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, यानी पर्यटन स्थान है, घूमने फिरने की जगह है माउंट आबू। ठीक है। और अरावली पर्वतमाला कौन किस प्रकार का पर्वत है? ये एक वलित पर्वत है। किस प्रकार का? वलित पर्वत है। वलित पर्वत अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है और भारत के भौतिक प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत है। सबसे पुराना।
किसका? भारत के भौतिक प्रदेश का, यानी सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट बोल सकते हो, सबसे बूढ़ा पर्वत बोल सकते हो किसको? अरावली पर्वतमाला को। किसको बोल सकते हो? सबसे बूढ़ा पर्वत बोल सकते हो किसको? पर्वतों की बात करें तो सबसे बूढ़ा कौन हो जाएगा? सबसे बूढ़ा हो जाएगा अरावली। कौन हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, एक तो पश्चिमी भाग और एक हो जाएगा पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग होगा वो किस प्रकार का होगा? पश्चिमी भाग होगा वो साथियों किस प्रकार का होगा? पश्चिमी भाग होगा शुष्क और अर्ध शुष्क। और जो इसका दूसरा भाग होगा वो किस प्रकार का होगा? दूसरा भाग होगा वो होगा उपजाऊ मैदान होंगे, जैसे जयपुर और उदयपुर के मैदान। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के बारे में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। 2 नंबर पे जो है, 2 नंबर पे है हमारा विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत क्या है? विंध्यन पर्वत है 2 नंबर पे। ठीक है, अभी विंध्यन पर्वत, अरावली पर्वतमाला तो ऐसे फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला तो ऐसे फैली हुई है। अभी देख लेना दूसरा जो पर्वत है, यह गुजरात के जोबट से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। आसाराम नहीं है ये, सासाराम है, कहीं आप आसाराम समझ लेना। बिहार में के, बिहार के अंदर कौन सी जगह है? सासाराम एक जगह है। सासाराम जगह तक फैला हुआ है। कहां से शुरू होता है? गुजरात के अंदर एक स्थान है जोबट। कौन सा है साथियों? जोबट नामक स्थान है गुजरात के अंदर। वहां से लेके कहां तक फैला हुआ है ये? बिहार के अंदर सासाराम। सासाराम बिहार के अंदर। सासाराम कहाँ पे है साथियों? बिहार के अंदर है। कहाँ पे? बिहार के अंदर। और जोबट कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, जोबट कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। गुजरात से दो शुरू होते हैं, अरावली भी वहां से शुरू होती है, विंध्यन पर्वत भी वहां से ही शुरू होता है। अरावली शुरू होती है गुजरात से और विंध्यन पर्वत गुजरात के जोबट स्थान से शुरू होता है। ठीक है, और बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है विंध्याचल। और अरावली पर्वतमाला दिल्ली के मंजनू के टीले तक फैली हुई है। ठीक है, यह गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, अब इसकी अगर हम राज्यों में बात करें, यानी इसके विस्तार की बात करें, तो साथियों इसका विस्तार किन किन राज्यों के अंतर्गत है? इन राज्यों की बात करेंगे तो 1 नंबर पे तो आ जाएगा मध्य प्रदेश। कौन आ जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश आ जाएगा। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा बिहार। कौन आ जाएगा? बिहार। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे आ जाएगा गुजरात। कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। ठीक है, गुजरात के जोबट से शुरू होती है, जोबट से शुरू होती है और बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। ठीक है, बिहार के कहाँ तक फैली हुई है? ये सासाराम तक फैली हुई है। ठीक है, आपको राज्यों का नाम पता होना चाहिए। इसकी और लंबाई की बात करें तो कितनी आ जाएगी? लंबाई 1200 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी? यह एक खंड पर्वत है। कौन सा पर्वत है ये साथियों? यह एक खंड पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? खंड पर्वत है यह। ठीक है, किस प्रकार का है साथियों? खंड पर्वत है। अभी वो किस प्रकार का पर्वत था? वो था वलित पर्वत। किस प्रकार का पर्वत था? वो था वलित पर्वत। लेकिन ये किस प्रकार का पर्वत है? ये एक खंड पर्वत है। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है किस प्रकार का है? ये एक किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है? ये एक खंड पर्वत है। किस प्रकार का है? एक खंड पर्वत है। किस प्रकार का है? एक खंड पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है ये साथियों? एक प्रकार का खंड पर्वत है। आपको पर्वत का पता होना चाहिए, कौन सा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है, अब ये देख लेना विंध्याचल फैला कहाँ से है? ये गुजरात है, गुजरात से शुरू होता है और यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या कौन सी जगह है? ये बिहार है। बिहार के अंदर कौन सी जगह आ जाएगी? बिहार के अंदर जगह आ जाएगी साथियों सासाराम। कौन सी? सासाराम नामक स्थान आ जाएगा। और गुजरात से शुरू होता है। गुजरात के कौन से स्थान से शुरू होता है साथियों? जोबट से शुरू होता है। गुजरात के कौन से? जोबट से। और ये अरावली रही, अरावली गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के मजनू के टीले तक फैली हुई है। आपको किन किन राज्यों से होकर कौन कौन सा पर्वत गुजरता है इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि अरावली पर्वतमाला किस राज्य में नहीं फैली हुई, एक दक्षिणतम राज्य का नाम दे देगा और 3 इनका दे देगा।
फिर समझ में नहीं आएगा किस में फैला किस में नहीं फैला। इसीलिए इनका क्षेत्रफल किस किस राज्यों के अंदर है उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये देख लेना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आ जाएगा ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका आ जाएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा विंध्याचल पर्वत का। ये आपको पता है ये गुजरात है, ठीक है। कौन है ये, गुजरात है। और इधर कौन हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा साथियों, इधर हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा, गुजरात। और ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेना, विंध्याचल पर्वत के प्रमुख पर्वत हैं, इसके मैंने आपको बताया था प्रमुख पठार हैं कौन कौन से हैं। मालवा का पठार है, मालवा का पठार मैंने आपको करवा दिया, ये रहा मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद में बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, बुंदेलखंड का। इसके बाद में बंगेलखंड, बंगेलखंड का पठार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बघेलखंड का पठार आ जाएगा। तो ये सारा का सारा किसका आ जाएगा, ये सारा का सारा विंध्याचल पर्वत का आ जाएगा। किसका आ जाएगा क्षेत्रफल, विंध्याचल पर्वत का ये क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अभी इस पर्वत से देख लेना, नर्मदा नदी इस पर्वत के दक्षिण से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अगर ये यहाँ से जोबट से शुरू होता है और यहाँ पे जाके सासाराम पर खत्म होता है ना, तो इसके दक्षिण में एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है साथियों इसके दक्षिण के अंदर, ये इस प्रकार से एक नदी बहती है। कौन सी नदी है ये, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है ये साथियों, नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है, नर्मदा नदी है। और यहाँ पे जाके गुजरात के इस साइड में कौन है, अरब सागर है गुजरात के अंदर। गुजरात के इस साइड में मैंने आपको करवाया था ना, लोकेशन के अंदर बताया था अरब सागर की साइड है। नीचे कौन सी आ जाएगी, नीचे आ जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस साइड में कौन सा आ जाएगा, भारत के बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, बे ऑफ बंगाल आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे कहाँ पे, अरब सागर के अंदर जाके गिर जाती है, ठीक है। यह पर्वत भारत के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। बिल्कुल मध्य के अंदर तो पाया ही जाता है, ये पड़ा, ये रिलोकेशन, ये बिल्कुल मध्य के अंदर है ना, यानी भारत को भी दो भागों के अंदर बांटता है। ये एक तो उत्तरी भाग हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिणी भाग हो जाएगा। तो भारत को कौन सा पर्वत दो भागों के अंदर बांटता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा बांटता है, और ये बांटता है विंध्याचल पर्वत। कितने भागों के अंदर, दो भागों के अंदर। ये यहाँ से निकलता है तो ये दक्षिणी भाग हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भारत के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। यह पर्वत उत्तर भारत तथा दक्षिणी भारत की नदियों को भी अलग करता है। उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की नदियों को तो अलग करेगा, जब आपने क्षेत्रफल ही अलग कर दिया तो फिर पानी तो अलग होगा ही होगा ना। तो नदियों को भी अलग करता है कौन, ये विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसके बाद में अरावली के बाद में भारत के भौतिक प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना पर्वत है। सबसे पुराने पर्वत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पुराना पर्वतमाला हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। कौन सी, अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। और 2 नंबर पे जो पुरानी इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विंध्याचल। विंध्याचल कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल हो जाएगा 2 नंबर पे सबसे पुराना पर्वत, ठीक है। किस किस राज्यों से निकलता है, ये निकलता है गुजरात के जोबट से शुरू होता है, मध्य प्रदेश से होकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, बिहार के सासाराम तक फैला हुआ। औसतन लंबाई कितनी है, 1200 किलोमीटर इसकी औसतन लंबाई है। ये खंड पर्वत है, एक प्रकार का खंड पर्वत है। और खंड पर्वत के ऊपर किसी भी प्रकार की चोटी नहीं होती, क्योंकि खंड पर्वत होता है ना, वो ऊपर से क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। अभी अरावली पर्वतमाला है वो तो वलित पर्वतमाला है, वलित के ऊपर चोटियां होगी, तो अरावली पर्वतमाला के ऊपर गुरु शिखर चोटी है, मैंने आपको करवा दिया था। लेकिन ये विंध्याचल है, ये एक प्रकार का खंड पर्वत है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी चोटी नहीं है, ठीक है। आपको किन किन राज्यों के अंदर फैला हुआ है ये याद रखना है, और कहाँ पे पाया जाता है ये याद रखना है। औसतन लंबाई याद रखनी है, कितनी है, 1200 किलोमीटर है। और इसके दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है, नर्मदा नदी निकलती है, अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। बस इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए, ठीक है साथियों। अभी 3 नंबर पे जो हमारा आ जाएगा, 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे किसको, पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत को। कौन किसको, सतपुड़ा पहाड़ को पढ़ेंगे। यह पर्वत, सॉरी, यह पर्वत 3 छोटे छोटे पर्वतों से मिलकर बना हुआ है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है, या छोटे छोटे पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे पहाड़ी छोटे छोटे पर्वत कौन कौन से हैं, पहला तो आ जाएगा राजपीपली। कौन आ जाएगा, राजपीपली। 2 नंबर पे आ जाएगा महादेव, दूसरा कौन सा है, महादेव। और तीसरा कौन सा है, मेकाल। यानी इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इन तीनों को मिला देंगे तो सतपुड़ा पर्वतमाला बन जाएगी। सतपुड़ा पर्वतमाला, पर्वतमाला बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सतपुड़ा पर्वतमाला बन जाएगी। किनको मिलाने से, राजपीपली, महादेव और इसको,
मेकाल को मिलाने से, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर सतपुड़ा पर्वत का निर्माण होता है। राजपीपली, महादेव और मेकाल को मिलाने से किसका निर्माण होता है साथियों? सतपुड़ा पर्वत का निर्माण होता है। ये रहा सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा ये रहा, राजपीपली यहाँ पे आ जाएगा और मेकाल यहाँ पे आ जाएगा, और जो बीच वाला महादेव है वो बिल्कुल बीच में रहेगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका आ जाएगा? ये पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा साथियों सतपुड़ा का। और ये नर्मदा नदी, ये रही नर्मदा नदी, और यहाँ पे जाके ये इसके अंदर गिर जाएगी, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। और इसके नर्मदा के ऊपर में कौन सा आ जाएगा? ये विंध्याचल आ जाएगा, और ये आ जाएगी अरावली पर्वतमाला आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। इसकी लोकेशन पता चल गई। राजपीपली इस पर्वत का सबसे पश्चिमी स्थान है। पश्चिमी स्थान है ना, मैंने आपको बताया था ये राजपीपली है। यहाँ पे ये जो पश्चिमी स्थान है ना, ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा पर्वत 3 भागों के अंदर बंटा हुआ है। अब ये यहाँ से लेके ये जो भाग होगा ये किसका होगा? ये तो होगा साथियों राजपीपली का। किसका होगा? राजपीपली का। और बीच वाला जो ये स्थान है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा महादेव का। किसका हो जाएगा? महादेव का। और ये एंड तक किसका स्थान हो जाएगा? ये हो जाएगा मेकाल का। किसका स्थान हो जाएगा साथियों? मेकाल का हो जाएगा। तो सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर बांटा जाता है? 3 भागों के अंदर बांटा जाता है सतपुड़ा पर्वत को। सबसे पश्चिमी स्थान है मेकाल, इस पर्वत का सबसे पुराना स्थान है महादेव, मध्य स्थान कहलाता है। महादेव मैंने आपको बता दिया मध्य स्थान कहलाता है। इसके बाद में यह विंध्यन पर्वत की दक्षिण में फैला हुआ है। किसके फैला हुआ है? विंध्याचल पर्वत जो हमने पढ़ा था, या विंध्यन पर्वत हमने पढ़ा था, उसके दक्षिण के अंदर फैला हुआ है। मैंने अभी भी आपको बता दिया, ये देख लेना कौन है? ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के अंदर फैला हुआ है। ये दक्षिण के अंदर ही फैला हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है भी यह दक्षिण के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। यह पर्वत मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। राज्य का नाम याद करेंगे तो किसका आ जाएगा? राज्य का मध्य प्रदेश। किसका आ जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश इसका राज्य है। मेन क्षेत्रफल है इसका जो किसके अंदर है? मध्य प्रदेश का है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? मध्य प्रदेश के अंदर धूपगढ़ चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 1352 मीटर। कितनी है साथियों? 1352 मीटर। फुट के अंदर गिनेंगे तो 4429 फीट इसकी क्या है? 4429 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? धूपगढ़ की। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी होगी तो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, यानी 4400 इसका 4429 फुट है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। कहाँ पे है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। यानी इसके ऊपर से, यहाँ पे मैंने आपको क्या करवाया था? ये करवाया था विंध्याचल पर्वत गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। और इसके दक्षिण से एक नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी साथियों? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा के बिल्कुल नीचे मध्य प्रदेश के अंदर ही दूसरा पर्वत पाया जाता है, जिसका नाम क्या था? सतपुड़ा पर्वत। क्या था? सतपुड़ा पर्वत। ये आ गया, ठीक है। सतपुड़ा के नीचे जो नदी जाएगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे तापी नदी। क्या बोलेंगे उसको? तापी नदी। तो सतपुड़ा पर्वत है 2 नदियों के बीच में पाया जाता है। किसके? एक नदी तो हो जाएगी नर्मदा, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी साथियों तापी। कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? एक तो नर्मदा नदी हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी तापी नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा पर्वत पाया जाएगा? सतपुड़ा पर्वत पाया जाएगा। ठीक है साथियों, आज जो हमने पढ़ा था वो 3 पर्वतमालाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी मैं आपको बता दूं। इनमें से हमने 2-3 पढ़ ली। अरावली पर्वतमाला पढ़ ली। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान के बाद में हरियाणा के बाद में दिल्ली के अंदर जाती है, और दिल्ली के अंदर मजनू का टीला नामक स्थान पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ ली। गुजरात के जोबट से शुरू होती है, मध्य प्रदेश से होकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वतमाला पढ़ ली, जो कितने कहाँ पे है? सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पे पाई जाती है? सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है साथियों, इन तीनों के बारे में आज हमने पढ़ लिया, और अभी कल हम पढ़ेंगे अजंता घाट और घाट। इन सब के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आपको पता ही होगा, ये थी आज की आपकी क्लास। और आगे जो हमारा भारत और विश्व का
अन क्लासेस के प्ले स्टोर के ऊपर एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको भारत और विश्व का पूरा मैटर करवाया जा रहा है, ठीक है। उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है कंटिन्यू, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपका वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है। और इसका प्राइस मात्र और मात्र कितने रुपए है? 100 रुपये है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है साथियों। ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।